सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी लिंक आपके पास एक ही फाइल में है। अगर आपने ये मास्टर पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। सो हेलो बच्चा लो, वेलकम बैक। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाला है जेईई मेन 2021 अगस्त अटेम्प्ट में पूछे गए मैग्नेटिज्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले ज़रूर से आप इन 3 वीडियोस को देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा करें, रिवाइज करें इन चीज़ों को। द टॉपिक्स आर मूविंग चार्जेस, अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इन सभी का लिंक आपको इस पीडीएफ में भी दिया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया था 26 अगस्त शिफ्ट 1 में। द फ्रैक्शनल चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ current carrying coil of radius a to the magnetic field intensity at the center of the same coil is what? ठीक है, तो आपके पास ऐसा सिचुएशन है, यहाँ पे दे रखा है। मान लेते हैं कि r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको b2 है और सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको b1 है। ठीक है, तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द वैल्यू ऑफ b1 माइनस b2 होल डिवाइडेड बाई b1। इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। अगर हम सेंटर की बात करें तो वहाँ पे फील्ड होता है आपको म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेडियस ऑफ द कॉइल। ठीक है, माइनस b2, यानी कि इस r डिस्टेंस पे आपको फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आपका म्यू नॉट आई ख़त्म हो जाएगा, 2 भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग इसको सेपरेट आउट कर दे तो ये 1/a और ये 1/a डिवाइड हो के 1 हो जाएगा, माइनस ये वाला जो आपका a स्क्वायर है ना, इसको नीचे ले आओ। सो आप यहाँ पे देखिएगा, आप इसको लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई ए क्यूब। ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये जो ए क्यूब है ना, इसको ए क्यूब ना लिख के हम इसे लिख सकते थे ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। बेसिकली हमें इस ए स्क्वायर को इस ब्रैकेट के अंदर लेके जाना है। अब आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई इस ए स्क्वायर को अगर हम अंदर ले जाए तो आप इसको लिख सकते थे आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर 3/2, यानी कि हम इसे लिख सकते थे 1 माइनस 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होल टू द पावर -3/2। अब हमें इस क्वेश्चन में हालांकि सिर्फ ये दिया है कि r इज़ लेस दैन a, जबकि यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था इनको r इज़ मच स्मॉलर दैन a, राइट, क्योंकि ये एजम्पशन रहेगा तभी हम यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से कोई एक आंसर ला पाएंगे। अगर ये चीज़ हम मान के चलते हैं तो इस चीज़ को यहाँ पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का अप्रॉक्सीमेशन इस्तेमाल करके लिख सकते थे 1 माइनस 3/2, दिस इज़ योर 3/2 आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा 3r स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल में कहता है 2 शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल्स m1 एंड m2 ईच हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट्स 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स o and p रेस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस बिटवीन OP इज़ गिवन एज 1 मीटर। तो ये OP डिस्टेंस आपको 1 मीटर है और दोनों ही डाइपोल का आपको मैग्नेटिक मोमेंट भी 1 है। द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द मैग्नेटिक डाइपोल m2 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ m1 इज हाउ मच। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ अगर आप m2 के ऊपर ध्यान दिए, m2 पे हमसे, और ये सब शॉर्ट डाइपोल्स है यार, राइट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको m2 है। ठीक है, अब ये जो आपका डाइपोल है इसके वजह से इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है और उस फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो उस फील्ड का डायरेक्शन आपको कुछ ऐसा होगा। अब ये फील्ड आपको है ड्यू टू दिस m1, राइट, इसका फॉर्मूला हमें पता है। इसका फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसके इक्वेटोरियल प्लेन पे होता है। सो b1
अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद हो एक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो वो फॉर्मूला था PK/r³। तो कुछ वैसा ही फॉर्मूला होता है। P को आप रिप्लेस कर दोगे m1 से, r की जगह आपको यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इसको हम लोग r बोल देते हैं। तो यही चीज़ हमें क्वेश्चन में r दे रखी है। सो m1/r³ मल्टीप्लाइड बाई, और k की जगह आप यहाँ पे लिखते हो μ0/4π। तो ये आपका b1 है। अब आप इस वाले डाइपोल को देखो तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट m2 दे रखा है, फील्ड b1 दे रखा है। तो यहाँ पे इस पे जो आपको टॉर्क लगेगा दैट इज गोइंग टू बी योर m2 क्रॉस b1। ठीक है, m2 क्रॉस b1। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो m2 और b1 के बीच का जो एंगल है वो आपको हो गया 90 डिग्रीज। तो m2b1 ही आने वाला है, क्योंकि साइन 90 डिग्री तो 1 हो जाने वाला है। सो मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिंपली m2 इंटू b1 ही होगा। इम्प्लाइज टॉर्क इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाइड बाई, एंड b1 इज योर m1/r³ मल्टीप्लाइड बाई μ0/4π। ठीक है, अब यहाँ पे इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कीजिए। m2 की वैल्यू 1, m1 की वैल्यू 1, r की वैल्यू भी 1 है, यानी कि सिंपली 1 ही है ये भी। μ0 को आप लिख सकते हो 4π इंटू 10⁻⁻7, ये वाला भी आपका 4π है। सो द आंसर इज सिंपली 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे ये जो ब्लैंक है वहाँ पे आप सिर्फ 1 लिखोगे। ठीक है, आई होप ये सवाल भी एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राइट, सवाल में हमसे कहता है अ लाइट बीम इज डिस्क्राइब्ड बाई E इज इक्वल टू 800 sin ωt minus x/c। एन इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू मूव नॉर्मल टू द प्रोपगेशन ऑफ लाइट बीम विद अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁻7 meters per second. What is the maximum magnetic force exerted on the electron? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ कॉन्सेप्ट मिक्स्ड है। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दे रखा है, राइट? अच्छा, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ क्या है? ये वाली चीज़ बेसिकली आपको E0 है, यानी कि पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको E0 की वैल्यू पता है, यहाँ पे आपको c जो स्पीड ऑफ लाइट है, तो आप ये बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू कितना होगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या होता है, E0 इज इक्वल टू c इंटू B0, जो हम EM वेव्स में पढ़ चुके होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो B0 है दैट इज इक्वल टू E0/c। अब आपको अगर ये पता चल गया है कि मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो फोर्स व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, वो फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो सिंपली आपका EV×B, तो EVB लिख देते हैं, जहाँ पे E आपका इलेक्ट्रॉन है, चार्ज उसका 1.6 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाई V आपको दे रखा है क्वेश्चन में 3 × 10⁻7 मल्टीप्लाइड बाई, और B की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे E0/c। E0 इज योर 800, दिस इज योर 800 डिवाइडेड बाई लाइट का स्पीड 3 × 10⁸। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए 1 0 और ये ख़त्म, 3 और 3 भी यहाँ से ख़त्म है। सो 8 × 1.6 ये कितना हो जाएगा, 8 6 48 और 12, सो 12.8 × 10⁻, और यहाँ पे एक 0 है, 10⁻⁻19 है, सो ये हो जाएगा -18 न्यूटन। एंड दिस इज मैचिंग अप विथ ऑप्शन नंबर, यू कैन सी ऑप्शन नंबर 4। सो थर्ड का ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सवाल में हमसे कहता है इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय अ रेशियो frequency oscillator is 12 kilovolt, the number of revolution made by a proton in a cyclotron to achieve 1/6 of the speed of light is how much? ठीक है, तो आपको बस बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइक्लोट्रॉन होना चाहिए। ये उसका सेटअप होता है, राइट? ये आपका डी शेप का है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडर है 12 किलोवोल्ट, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ऐसा होता है कि दैट दिस पोटेंशियल डिफरेंस ऑसिलेट्स, द पोलैरिटी कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग। कभी ये
पॉजिटिव चार्ज होगा, कभी ये नेगेटिव चार्ज होगा, आफ्टर सम टाइम ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, एंड दिस कीप्स ऑन ऑल्टरनेटिंग। ठीक है, अब इसके अंदर आपको बेसिकली कौन है, प्रोटॉन है, राइट, जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है। सो बेसिकली हमसे ये कहता है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, अब यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए आपका प्रोटॉन जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि ये वाला आपका पॉजिटिव है और ये वाला आपका नेगेटिव है, देन द प्रोटॉन विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर, इट विल गेट एक्सेलरेटेड, ठीक है, और इस D के परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन आपको मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसके कारण ये आपको एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, ठीक है, इस तरीके से घूमेगा। अब जैसे ही वो इस पॉइंट पे आएगा, आपका पोलैरिटी दोबारा से चेंज हो जाएगा, तो फिर से वो दोबारा से मूव करेगा और फिर से वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, एंड स्पीड मस्ट हैव इंक्रीज, तो इसका रेडियस भी इंक्रीज कर जाता है, फिर से पोलैरिटी प्लस माइनस हो जाएगा, एंड इट इज़ अगेन गोइंग to do like this, again it is going to do like this, and so on. So it is going to keep on doing this. आपको यहाँ पे जो काम की बात देखनी है कि एक चक्कर में यहाँ से स्टार्ट हुआ था, एक चक्कर में यहाँ तक, तो एक चक्कर में ये दो बार, एक और दो बार ये एक्सेलरेट हुआ है थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपको काम की बात है, एक रिवॉल्यूशन में ये दो बार एक्सेलरेट होता है। जब वो एक बार एक्सेलरेट होता है, इट गेन्स सम काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज दैट एनर्जी? दैट इज E into V इज इक्वल टू हाफ mv²। एक बार जब वो एक्सेलरेट होता है, तो एक रिवॉल्यूशन में तो वो दो बार एक्सेलरेट हो रहा है, तो 2 टाइम्स कर दिया, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन वो किया था व्हेन दिस स्पीड बिकेम, आफ्टर n रिवॉल्यूशन द स्पीड बिकेम हाउ मच, 1/6 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, c/6। तो इस इक्वेशन को हमको बस सॉल्व करना है। एम आई क्लियर? यहाँ पे 2eV क्यों लिखा है? क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में आपको दो बारी वो एक्सेलरेट होता है थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस V, राइट, और n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हमको पता करना है, तो n से मल्टीप्लाई किया है और इसको इक्वेट किया है हमने टोटल गेन एंड काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv02, वेयर v0 इज इक्वल टू c/6, ठीक है। ओके, सो दिस इज योर 2ne into v इज इक्वल टू हाफ m c² अपॉन 36। अब यहाँ पे आपको मेहनत करके इसको प्रिसाइसली सॉल्व करना है, क्योंकि आपको इंटीजर लेके आना है। आपको एक वैल्यू आएगी, उसको आपको राउंड ऑफ करके इंटीजर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपको डेटा क्या क्या पुट करना होगा, तो 2 into n हमें सॉल्व करना है। E इज़ योर 1.6 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाई V इज़ योर 12 किलो वोल्ट, सो 12 into 10⁻³ इज़ इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई m, मास ऑफ प्रोटॉन आपको यहाँ पे दे के रखा हुआ है विच इज़ योर 1.67, और जो यहाँ पे दिया हुआ है एग्जैक्टली वही इस्तेमाल करेंगे हम लोग, राइट, मल्टीप्लाइड बाई c इज़ योर स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ योर 3 into 10⁸, उसका भी स्क्वायर करना है, सो 9 into 10⁻16 होल डिवाइडेड बाई दिस इज़ योर 36। नाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस। यहाँ पे आपकी यहाँ पे स्मॉल n है, स्मॉल n को आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपको निकल के आने वाला है 543.4, जिसे राउंड ऑफ करने पे आपको निकल के आएगा हाउ मच, 543, एंड दिस वॉज द आंसर। सो द आंसर इज 543। एम आई क्लियर? तो इस तरीके से आप इस सवाल को क्रैक कर सकते हैं। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, एंड दिस इज योर 5th क्वेश्चन। सवाल में हमसे कहता है अ coil in the shape of an equilateral triangle of side 10 cm lies in a vertical plane between the poles pieces of permanent magnet producing a horizontal field of 20 millitesla, राइट, 20 millitesla। तो यहाँ पे आपके सामने सिचुएशन क्या दे रखा है, दिस इज योर ट्राइंगुलर लूप, ठीक है, और इसका जो ईच साइड है A मान लेते हैं, तो A हमें क्वेश्चन में दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। आपको एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ 20 millitesla। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल व्हेन अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर इज पास्ड थ्रू इट, राइट, सो द
इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट करंट इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर पास थ्रू इट एंड इट्स प्लेन बिकम्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड विल बी डैश। तो जो आपको मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसके प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से मान सकते हैं, ये आपको रहा मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी हमें दे रखी है, दिस इज़ योर 20 मिली टेस्ला, सो 20 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला, ठीक है। तो फील्ड है, करंट दे रखा है, हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ दी टॉर्क, ठीक है। एंड दैट टॉर्क इज गिवन एज √x इंटू 10 टू द पावर -5। तो बताइए x की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो टॉर्क आपको क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी योर m क्रॉस b, वेर m इज योर मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिंपली आपको हो जाएगा mb sin थीटा। अब ध्यान से देखिए, करंट आपको इस लूप में मान लीजिए कि इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो आपको जो मैग्नेटिक मोमेंट आने वाला है वो आपको आएगा इनटू द प्लेन। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको इनटू द प्लेन हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको 90 डिग्रीज पे है, तो साइन 90 डिग्री वो तो 1 हो जाने वाला है, तो सिंपली आपको हो जाएगा m इंटू बी। एंड व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट, वो आपको होता है करंट इंटू एरिया ऑफ द लूप इंटू फील्ड, खत्म। अब I की वैल्यू क्वेश्चन में 0.2 है, तो यहाँ पे 0.2 पुट करेंगे। एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर a स्क्वायर। व्हाट इज a की वैल्यू 10 टू द पावर -1 है, तो स्क्वायर किया तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। एंड b यानी कि फील्ड जो है वो है 20 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो ये आपको 20 इंटू 0.2 इज 4, ये 4 के साथ कट जाएगा, सो दिस इज √3 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन मीटर। आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्लियर है, बढ़िया है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 2 ions of masses 4 AMU and 16 AMU have charges 2e and +3 respectively. Now these ions pass through the region of a constant, right? एक पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पे कांस्टेंट परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, राइट। सो मान लेते हैं ऐसा कुछ रीजन है, इन दो लाइंस के बीच में आपको वो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए, सपोज कीजिए ऐसा आपके सामने कुछ सिचुएशन है, ठीक है। अच्छा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ आयन इज सेम। हमसे ये पूछ रहा है कि लाइटर वाला या फिर हेवियर वाला, कौन सा वाला आपको ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा या कम डिफ्लेक्ट करेगा। सो यहाँ पे बात डिफ्लेक्शन की है। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्लेक्शन, कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपको एक चार्ज है जो कि यहाँ पे इस तरीके से एंटर करने वाला है, राइट। सो ये आपको जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू करता है इस तरीके से, और यहाँ पे आपको फील्ड ख़त्म हो गया है, तो मान लीजिए वो यहाँ से एग्जिट कर जाता है, अब वो यहाँ से इस तरीके से निकल गया है, ठीक है। अगर सेंटर की बात करें तो शायद यहाँ पे कहीं कुछ सेंटर रहा होगा, यहाँ पे आपको कुछ सेंटर रहा होगा। इसको अगर हम यहाँ से ज्वाइन करें, सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर अ परपेंडिकुलर लाइन, ये आपको बेसिकली परपेंडिकुलर होने वाला है। सो यहाँ पे डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि शुरुआत में जब ये एंटर किया था तो वो इस डायरेक्शन में था और निकला है वो इस डायरेक्शन में। सो अपने ओरिजिनल पाथ से वो कितना डिफ्लेक्ट किया है, दैट इज़ योर डिफ्लेक्शन, ठीक है। लेकिन अगर ये एंगल थीटा है, आप यहाँ पे थोड़ा सा ज्योमेट्री का ध्यान दें, ये एंगल थीटा है तो आपको ये एंगल भी थीटा आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे इस चीज़ को चेक कर सकते हो, यहाँ से एक डैश लाइन हमने बना दिया है, तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है तो ये वाला थीटा हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब सवाल उठता है कि थीटा किस केस में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये आपको रेडियस है, ये आपको विड्थ ऑफ फील्ड है, इसको हम लोग यहाँ पे d बोल देते हैं। तो आप देख सकते हैं जो साइन थीटा है दैट इज़ इक्वल टू d अपॉन r, राइट। d जो है वो तो फिक्स्ड है, r चेंज कर सकता है, तो जिसका r कम होगा उसका साइन थीटा यानी कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, राइट। तो हमको पता चल गया है कि भैया जो डिफ्लेक्शन है वो रेडियस के इन्वर्सली रिलेटेड है। अब सिर्फ इतना पता करना है कि रेडियस कितना है दोनों सिचुएशन में। तो रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास होता है mv अपॉन qb, या फिर हम mv को रिप्लेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 2mk,
राइट। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। सो √2mk डिवाइडेड बाई q इंटू बी। अब दोनों के लिए आपको k तो कांस्टेंट है, सवाल में दे रखा है k इज कांस्टेंट, b इज ऑल्सो फिक्स्ड, सेम फॉर बोथ द सिचुएशन। सो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू √m डिवाइडेड बाई चार्ज। अब हमको सिर्फ ये चेक करना है कि √m/q का जो रेशियो है किस केस में कम है। जिसका √m/q कम होगा उसका साइन थीटा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। राइट, अगर हम यहाँ पे सबसे पहले सिचुएशन की बात करें जहाँ पे मास 4 AMU है और चार्ज 2e है, सो उसके लिए R1 इज प्रोपोर्शनल टू हाउ मच, √4 डिवाइडेड बाई चार्ज विच इज़ 2। सो R1 इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको 1 हो जाएगा। एंड व्हाट इज R2? R2 इज प्रोपोर्शनल टू √16 divided by charge is your 3, so R2 is proportional to 4/3। तो आप देख सकते हैं R1 जो है आपका वो छोटा होने वाला है। तो R1 छोटा है तो साइन थीटा यानी कि डिफ्लेक्शन फर्स्ट वाले के लिए ज़्यादा होगा। फर्स्ट वाला आपको लाइटर है, सो लाइटर वाले का डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। लाइटर आयन विल बी डिफ्लेक्टेड मोर देन दी हैवियर वन, विच मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आई होप ये वाला सवाल भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ इज 24A and resistance R is wound up as a current carrying coil in the shape of an equilateral triangle of side A और एक बारी square of side A। तो आपके पास ऐसा कुछ सिचुएशन है और बेसिकली आपने इसको यहाँ पे ना एक के ऊपर एक लपेटा हुआ है। डायग्राम में आपको सिर्फ एक ट्राइंगल दिख रहा है, बेसिकली आपको इस तरीके से है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे आपको लपेटा हुआ होगा। ठीक है, टोटल लेंथ जो है वायर का वो आपको 24A है। अगर ईच साइड यहाँ पे A है यानी नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया, टोटल साइड लेंथ अभी आपका 3A है। राइट, यानी 24A को अगर आप 3A से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है आपको इस समय वो है 8 बार इसके ऊपर इस तरीके से एक के ऊपर लूप क्रिएट किया गया होगा। ठीक उसी हिसाब से अगर हम इस स्क्वायर की बात करें तो टोटल पेरीमीटर जो है वो 4A है और 24A आपको टोटल लेंथ था, तो यहाँ पे जो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी और 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर एकदम। द कॉइल इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स ऑफ V0। राइट, सो यहाँ पे हुआ क्या होगा, यहाँ पे आपका इसका कोई स्टार्टिंग एंड होगा एक, राइट, ये आपका स्टार्टिंग एंड होगा और फाइनली ये आपका एक एंडिंग होगा यहाँ पे। तो इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ योर V0। ठीक है, इस केस में भी V0 ही है, यहाँ पे इसका एक स्टार्टिंग एंड होगा और फाइनली एक इसका एंडिंग होगा। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस आपने डाला है V0। अब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V0 है, दोनों का टोटल रेजिस्टेंस आपको कैपिटल R ही है, यानी दोनों सिचुएशन में आपको जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो भी आपको सेम ही होगा। इस पूरे लूप में जो करंट दौड़ रहा होगा वो भी सेम दौड़ रहा है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द कॉइल्स इन केस ऑफ ट्राइंगल एंड द स्क्वायर इज दिस मच। सो बेसिकली हमें M1/M2 करना है, मैग्नेटिक मोमेंट विच इज़ नथिंग बट योर करंट इनटू एरिया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ करंट इनटू एरिया नहीं होगा, नंबर ऑफ टर्न्स भी आएगा। नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। अब करंट जो है भैया दोनों में ही सेम दौड़ रहा है। N1 हमें फर्स्ट पार्ट में 8 है, एरिया यानी कि √3/4A² डिवाइडेड बाई N2 इज 6, एरिया बोले तो A²। तो यहाँ से आपका A² से A² ख़त्म हो जाना है। दिस इज़ योर 4 × 2, दिस इज़ योर 3 यानी √3/3 विच इज़ नथिंग बट 1/√3। कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू 3 हो जानी है। क्लियर है एकदम। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ टोटल 50 डिविजन्स, कितना डिवीजन है टोटल, 50 डिवीजन, 50 मिलीवोल्ट वोल्टेज इज रिक्वायर्ड इन अ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये जो है आपका एक गैल्वेनोमीटर है, हमसे कहता है कि भैया इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको चाहिए दैट इज़ योर 50 मिलीवोल्ट, अगर हम चाहते हैं कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो। ठीक है, हमें ये भी दे रखा है
दैट करंट सेंसिटिविटी इज 2 डिविजन्स पर मिली एम्पियर। कहने का मतलब है कि 1 मिली एम्पियर करंट चाहिए होता है 2 डिवीजन डिफ्लेक्शन करने के लिए। तो टोटल तो 50 डिवीजन है, तो 50 डिवीजन डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट लगेगा? सिंपल है ना, यहाँ पे 2 डिवीजन के लिए 1 मिली एम्पियर चाहिए, तो 50 डिवीजन के लिए आपको 50/2 यानी कि 25 मिली एम्पियर करंट चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करना है तो आपको जो करंट फ्लो कर रहा होगा दैट इज़ योर 25 मिली एम्पियर, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए आपको वोल्टेज चाहिए 50 मिली वोल्ट। तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 50 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई दिस करंट विच इज़ योर 25 × 10⁻³ दिस इज योर सिंपली 2 ohms। दिस इज योर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर एकदम, बढ़िया है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। A coaxial cable consists of an inner wire of radius A surrounded by an outer shell of inner and outer radii B and C respectively. The inner wire carries an electric current of I0 which is distributed uniformly across cross-sectional area. The outer shell carries an equal current in the opposite direction and distributed uniformly. What will be the ratio of magnetic field at a distance x from the axis when x is less than a and when x is less than a but x is less than b but more than a? ठीक है, तो आपके सामने ऐसा कुछ सिचुएशन है, ये इसका फिगर होने वाला है। ठीक है, ये आपका अंदर वाला है जिसका रेडियस a है, इसमें मान लेते हैं कि करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है I0, और ये आपका बाहर वाला शेल है जिसका इनर रेडियस b है और आउटर रेडियस c है। इसमें आपको अपोजिट डायरेक्शन यानी कि नीचे की तरफ सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट I0 फ्लो कर रहा है। ठीक है, अच्छा है। अब इस सवाल में हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस व्हेन x इज लेस दैन a एंड व्हेन x इज लेस दैन b एंड मोर दैन a। तो पहले बात करते हैं व्हेन x इज लेस दैन a। ठीक है, अच्छा, हमसे कह रहा है कि मान लीजिए कुछ डिस्टेंस x है, जहाँ पे x आप देख सकते हैं हमने a से तो छोटा रखा है। यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे आपको व्हाट इज़ दी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब कैसे निकालते हो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें ये पता करना होता है कि इतने क्रॉस सेक्शन एरिया में आपको कितना करंट है। पूरे इस ग्रीन क्रॉस सेक्शन एरिया में आपको I0 करंट था और यूनिफॉर्मली वो आपको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इतने से क्रॉस सेक्शन एरिया में आपको कितना करंट वहाँ पे होगा, और ये लेंथ कितना है, तो ये लेंथ हमारा x है, तो वो हम निकाल सकते हैं। पहली बात, इस पॉइंट पे जो आपको फील्ड होगा, फर्स्ट सिचुएशन में जो आपको फील्ड होगा ना, वो आपको होगा μ0 I प्राइम, वेयर I प्राइम इज द करंट थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन ओनली अपॉन 2 × x, राइट, सॉरी 2 πx, राइट। तो ये आपका होगा जो फॉर्मूला हमारे पास होता है ना एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, विच इज़ योर μ0 I/2πd। तो वही फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे सिंपली यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ योर μ0 I/2πx, और I की जगह आपको यहाँ पे करंट होगा I प्राइम। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं थ्रू यूजिंग योर एम्पियर सर्किटल लॉ, लेकिन आई होप आपको पता होगा, तो सिंपली यहाँ पे इसको यूज़ कर रहा है। अब I प्राइम यहाँ पे कितना होगा, ध्यान से देखिए, दिस इज़ योर μ0 2πx मल्टीप्लाइड बाई I प्राइम। आपको यहाँ पे आप यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो, दैट इस पूरे ग्रीन क्रॉस सेक्शन एरिया से, जब आपका क्रॉस सेक्शन एरिया πa² है तो आपको करंट उसमें I0 था, तो जब आपका एरिया πx² होगा तो करंट हो जाएगा I0 x² अपॉन a²। तो यहाँ पे डाल दीजिए, दिस इज़ योर I0 x² अपॉन a²। तो यहाँ पे आप देखिए आपका x और एक ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विथ μ0 I0 x डिवाइडेड बाई 2π × a²। दिस इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड इन दी फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन तो ईजी है, जहाँ पे हमसे कहता है कि x जो है वो a और b के बीच में है, राइट, A और B के बीच में है, यानी कोई भी एक ऐसा सा आपका लोकेशन हो सकता है, इधर ले लीजिए, एक ऐसा सा आपका लोकेशन हो सकता है, दिस इज योर लोकेशन 2। सो उस 2 पॉइंट पे, सो B2 इज़ हाउ मच, B2 इज सिंपली योर
म्यू नॉट, राइट। और अगर यहाँ पे आप एक एम्पियर सर्किटल ऐसा एक लूप बनाओगे तो इस लूप के अंदर एनक्लोजिंग जो करंट है वो सिर्फ आपको आई नॉट है, बाहर वाले का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा उस केस में। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो दिस इज गोइंग टू बी योर म्यू नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स, राइट। ये आपका एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब हमसे इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो आपका जो रेशियो आने वाला है यानी कि जो आपको b1 बाई b2 आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, इसको यहाँ पे लिखिए म्यू नॉट आई नॉट एक्स डिवाइडेड बाई योर 2 पाई ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आपका खत्म हो जाएगा, ये खत्म होगा, 2 पाई से 2 पाई भी खत्म हो जाएगा, x आपका ऊपर जाने वाला है। सो दिस इज गोइंग टू बी और एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर विच इज गोइंग टू मेक दिस एज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब ये सवाल दिया हुआ है, ये इसका आंसर भी दिया हुआ है और ऑलमोस्ट हर जगह इसका यही आंसर भी दिया हुआ है, एनटीए के ऑफिशियल की में भी यही आंसर है। नाउ माई प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कि आप x दोनों के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एक जनरल इक्वेशन लेके आना है, आपने एक रेशियो यहाँ पे लेके आया है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से एक x जो है वो आपको a से छोटा है और उसमें से एक x जो है वो आपको a से बड़ा है। नाउ दिस इज़ अ बिट कॉन्ट्राडिक्टिंग ओवर हियर। तो सवाल में हमें कुछ ऐसा बोल सकता था कि इसको x1 बोल देता और इसको x2 बोल देता, तब हमारा यहाँ पे आता x1 x2 अपॉन ए स्क्वायर, सो दैट वुड हैव मेड मोर सेंस। अनलाइक दिस जहाँ पे दोनों ही x1 x2 को सिर्फ x बोल दिया गया और यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन आ गया है x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कल को अगर हम ये मानते हैं कि इस वाली x की वैल्यू a/2 है तो आप यहाँ पे सिंपली a/2 पुट कर दोगे, जबकि दूसरा वाला जो x है वो तो a से बड़ा था। So that is a bit problem over here, but still जेईई मेंस का क्वेश्चन है तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि एग्ज़ाम में सवाल आता है तो कम से कम कुछ तो टिक करके जाना है, ठीक है। अदरवाइज इशू है इस प्रॉब्लम में, इसको यहाँ पे x1 और इसको x2 देना ज़्यादा बेटर रहता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। अब ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो कि ऑलमोस्ट हर बच्चा अपने प्रिपरेशन के टाइम पे इस सवाल को करता ही है। सवाल में क्या बोलता है, अ कॉइल हैविंग n टर्न्स इज wound tightly in the form of a spiral with inner and outer radii a and b respectively। तो डायग्राम ये यहाँ पे मैंने लगाया है, इस सवाल में ये फिगर नहीं दिया हुआ था तो हमने सवाल का फिगर यहाँ पे बनाया हुआ है, स्पाइरल वे में है, इनर a है और आउटर b है। टोटल नंबर ऑफ टर्न जो है यहाँ पे आपको सवाल में देता है कि कैपिटल N है, ठीक है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर व्हेन अ करंट I पासेस थ्रू द कॉइल, राइट। तो इस सवाल को करने का जो सही तरीका है कि आप क्या करें, आप यहाँ पे x पे जाके, लेट मी टेक अ थिकर पेन, आप यहाँ पे x पे जाके dx विड्थ का एक सेटअप ले लें, थोड़ा सा और थिक ले लेते हैं, ये देखिए ये। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ऐसा हमने कुछ सिचुएशन ले लिया है, राइट। इसको थोड़ा सा और नज़दीक ले चलते हैं, बढ़िया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे x पे जाके ये dx विड्थ का हमने यहाँ पे एक सेटअप लिया हुआ है। अब सिर्फ इस हरे वाले पोर्शन के वजह से सेंटर पे आपका फील्ड कितना होगा, एक बहुत छोटा सा फील्ड होगा dB एंड दैट फील्ड इज गोइंग टू बी हाउ मच, दैट फील्ड इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस ग्रीन पोर्शन। टोटल नंबर ऑफ टर्न जो है वो कैपिटल N में है, तो इस dx थिकनेस में आपको कितना टर्न्स है, मान लेते हैं वो आपको n1 नंबर ऑफ टर्न्स है। सो n1 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू एक्स, ये आपको छोटा सा फील्ड हो गया। अब सवाल उठता है कि सर ये n1 कितना होगा, तो वो अगेन आप यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो। ध्यान से देखिएगा, तो ये जो थिकनेस है, ये जो आपको टोटल थिकनेस है दैट इज़ योर b माइनस ए। तो इस b माइनस ए थिकनेस में आपको टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो dx थिकनेस में आपको कितना टर्न्स हो जाएगा, सो n dx अपॉन b माइनस ए, इसको यहाँ पे चिपका दीजिए। सो आपका जो db आने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी योर n dx डिवाइडेड बाई b माइनस ए, और यहाँ पे आपके पास म्यू नॉट
आई अपॉन 2x तो है ही। हमें चाहिए टोटल फील्ड, तो इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो a से लेके b तक, लिमिट आपका a से b हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फील्ड कितना आ जाएगा, कॉन्स्टेंट्स को बाहर खींचिए, n आपका कॉन्स्टेंट है ना, सो n म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स b माइनस a, और dx बाई x का आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, और इस पे हमको लिमिट लगाना है a से लेके b तक। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो हमको दिख रहा आता हुआ, दैट इज़ योर n म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स b माइनस a, दिस इज़ योर a, और ये आपको हो जाएगा log b बाई a, एंड दिस इज़ गोइंग टू मेक योर ऑप्शन नंबर 1 एज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है एकदम। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सवाल में कहता है अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर ईच, द फील्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इज गोइंग टू बी हाउ मच। ठीक है, और अज्यूम कीजिए कि करंट इज फ्लोइंग इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज सेंस में आपको करंट फ्लो कर रहा है, या आपको एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जहाँ पे ईच साइड आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इसको हम लोग ए बोल देते हैं, दिस इज़ योर ए, और करंट हमने आई माना है। सेंट्रॉइड पे आपसे नेट फील्ड पूछ रहा है, तो किसी एक एज के वजह से सी पॉइंट पे आपको फील्ड निकाल लेना चाहिए। सो सिंपल सा एक स्टैंडर्ड सा तरीका है, ये वैरायटी हर बच्चा ऑलमोस्ट कर रखा होता है। तो आप इस तरीके से एक डायग्राम यहाँ पे बना दीजिए। आपको ये डी कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो बाइसिमेट्री ये एंगल भी थीटा है, और ये थीटा कितना होगा, दिस थीटा इज गोइंग टू बी और 60 डिग्रीज। आप देख सकते हैं ये 30 डिग्री है, ये 90 है, तो थीटा आपको 60 डिग्रीज ही होगा। तो एक वायर की वजह से, सिर्फ इस वाले वायर की वजह से सी पॉइंट पे जो आपको फील्ड होगा दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, दैट इज गोइंग टू बी और म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी ब्रैकेट साइन थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये आपको हो रहा है 2 टाइम्स साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा है, और ये डी कितना है, तो वो डी भी आप सॉल्व कर सकते हो। आप ध्यान से देखिए अगर, तो ये वाला लेंथ आपको a/2 है, ये आपको d है, और ये आपको थीटा है। तो उस ट्राइंगल में अगर आप tan थीटा लगा दो, सो tan थीटा इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, यानी कि a/2 अपॉन बेस, जो कि आपका d है। तो हमें d चाहिए, तो d इज गोइंग टू बी और a/2 tan थीटा। तो डी भी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और ये जो फील्ड आया है वो आपको एक एज के वजह से आया है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस वाले एज के वजह से सी पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो आपको आने वाला है इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। इसके वजह से भी इनटू द प्लेन होगा, और इसके वजह से भी इनटू द प्लेन होगा। यानी टोटल फील्ड अगर हमको निकालना है, व्हाट इज़ योर बी नेट, तो वो हो जाएगा 3 टाइम्स B, और इनटू द प्लेन आंसर होगा। तो ये आउट ऑफ द प्लेन वाले जो 2 ऑप्शन हैं ये तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब 3 टाइम्स B हमें बस इसे सॉल्व करना है, इक्वल टू 3 टाइम्स म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई टाइम्स D की वैल्यू कितनी है, तो a/2 tan थीटा है। सो a/2 tan थीटा को ऊपर भेज दीजिए, तो ये ऐसा हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो आपका ये जो 4 है, ये 2 और 2 4, ये आपका कट जाना है, इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट की वैल्यू आपको होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाई करंट की वैल्यू है क्वेश्चन में 1.5, राइट, डिवाइडेड बाई दिस इज योर पाई टाइम्स ए की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 9 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, अच्छा है। अच्छा, अब यहाँ पे tan थीटा है, यहाँ पे आपको sin थीटा है, राइट। सो मल्टीप्लाइड बाई tan 60 डिग्री, थीटा कितना है 60 डिग्री, सो tan 60 डिग्री इज √3, और sin 60 डिग्री इज हाउ मच, let me remove this crosses, this is going to be your √3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो 3 इंटू √3 9 है, तो नीचे भी 9 है, पाई से ये वाला पाई खत्म हो जाएगा, दिस इज़ योर 2, दिस इज़ योर 4, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 इंटू 1.5 इज़ 3, और ये 10⁻⁻7 बाई 10⁻⁻2 इज़ 10⁻⁻5, दिस इज़ योर ऑप्शन नंबर 4। तो आराम से करेंगे, प्यार से करेंगे, आंसर मैच करेगा ही करेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
12। सवाल में हमसे क्या बोलता है, अ लॉन्ग सोलेनॉइड विथ 1000 टर्न्स पर मीटर, राइट। तो नंबर ऑफ टर्न्स per unit length is given as 1000, has a core material with relative permeability of 500. So relative permeability is equal to 500 and volume 10 cube centimeter cube, ठीक है। If the core material is replaced by another material having relative permeability of 750, तो पहले आपका कोई और मटेरियल था, फिर आपने इसको रिप्लेस कर दिया किसी और मटेरियल से ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी μr2 विच इज़ सिंपली 750 विथ सेम वॉल्यूम। आपने वॉल्यूम को जो है फिक्स रखा है, वॉल्यूम इज़ फिक्स्ड, राइट। अच्छा है, विथ द सेम वॉल्यूम एंड सेम करंट। अच्छा, तो आपने भैया करंट भी जो है वो सेम रखा है इन द सोलेनॉइड। द फ्रैक्शनल चेंज इन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कोर वुड बी अप्रॉक्सीमेटली x/499। तो बताइए वो x की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अच्छा है, अब इस सवाल को करने के लिए आपको फॉर्मूलेज जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के सारे आने चाहिए। आपने अगर मेरा नोट्स भी देखा है तो वहाँ पे भी आपने वो फॉर्मूला देखा होगा, दैट योर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमसे ये m के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, द फ्रैक्शनल चेंज इन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कोर, राइट। सो बेसिकली क्या है कि ये आपका सोलेनॉइड था और इसके अंदर बेसिकली आपका एक मीडियम है। तो अगर आप सोलेनॉइड में कोई करंट फ्लो कराते हो तो उसके वजह से अंदर में मीडियम के थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड पास करती है एंड उसके वजह से ये मीडियम खुद भी मैग्नेटाइज हो जाता है, इसके अंदर भी मैग्नेटिक मोमेंट आपको इंड्यूस होना चालू हो जाते हैं। तो हमसे उसी के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो आपका मैग्नेटाइजेशन होता है दैट इज़ योर मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आई इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब ये जो आई होता है दैट इज ऑल्सो गिवन बाई ससेप्टिबिलिटी इंटू मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटू वॉल्यूम, राइट। अच्छा है, एंड दिस ससेप्टिबिलिटी इज गिवन एज μr-1। दिस field, this H is given as N into I, where I is the current, जो कि कहता है कि दोनों सिचुएशन में सेम है, into वॉल्यूम। अब यहाँ पे आप देखिए आपका जो ये M है that is equal to μr-1 और N दोनों सिचुएशन में सेम होगा, करंट भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, तो इसको कोई कांस्टेंट C से रिप्लेस कर दिया है। अच्छा, अब हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला दैट इज़ योर m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1। हमसे यही पूछ रहा है द फ्रैक्शनल चेंज, राइट। तो 1 यहाँ पे यूज़ क्या किया जा रहा है μr1 के लिए। सो m1 इज इक्वल टू हाउ मच, μr1 माइनस 1 इंटू सी माइनस μr2 माइनस 1 इंटू सी होल डिवाइडेड बाई μr1 माइनस 1 इंटू सी। तो आपका ये कांस्टेंट जो है वो तो कट जाना है। न्यूमरेटर में आपका क्या बचेगा, दिस इज गोइंग टू बी योर μr1 माइनस μr2 डिवाइडेड बाय योर μr1 माइनस 1, ठीक है। सो μr1 इज 500 माइनस 750, दिस इज गोइंग टू बी योर माइनस 250 डिवाइडेड बाय μr1 माइनस 1। सो 500 माइनस 1 दिस इज योर 499 और यहाँ पे आप एक मॉड ले लो क्योंकि हमें सिर्फ इंटरेस्ट है मैग्नीट्यूड में। हमें यहाँ पे बेसिकली m2 माइनस फिर m1 लिख लेना चाहिए था बिकॉज वो चेंज था, सो फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस माइनस को इग्नोर करें और आपका आंसर आ जाएगा 250/499। सो कंपेयर किया तो x की वैल्यू एग्जैक्टली आपको आ रही है 250 एंड दिस इज दी प्रॉपर मेथड। क्लियर एकदम, चलिए बढ़िया एकदम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये सवाल भी आपको इजी है अगर आपका बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है रिगार्डिंग योर डायामैग्नेटिक मटेरियल। सवाल में क्या बोलता है, फॉलोइंग प्लॉट्स शो मैग्नेटाइजेशन। अभी हमने इसके पहले वाले सवाल में मैग्नेटाइजेशन का सिंबल कैपिटल आई यूज़ किया था, यहाँ पे कैपिटल एम है, राइट, बात एक ही है। वर्सेस फील्ड एच एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी साई वर्सेस टेम्परेचर graph is given, which of the following combination will be represented by a diamagnetic material। तो एक diamagnetic material में क्या होता है, अगर ये आपका मटेरियल है और आपने जो एक्सटर्नल फील्ड दिया है जो कि इस केस में H है, वो आपको अगर राइट साइड है तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड फील्ड होता है वो आपको लेफ्ट साइड होगा,
ठीक है, आप इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ता है, दैट इज़ फाइन, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये वाला ग्राफ सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका h अगर पॉजिटिव है, एक डायरेक्शन में है, तो आपका जो m है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव है, देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, राइट। अच्छा है। और डायामैग्नेटिक मटेरियल का जो ससेप्टिबिलिटी होता है ना, वो भैया आपको नेगेटिव होता है, राइट। और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आपको ये बात नहीं भी पता थी कि टेम्परेचर पे वो डिपेंड नहीं करेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, स्टिल अगर आपको ये पता है कि वो नेगेटिव होता है, तो उससे भी आप कह सकते हैं कि सी वाला आपको सही होगा और डी वाला गलत है। सो ए और सी आपको सही कॉम्बिनेशन है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए let's move to the next question, question number 14, and this is your last question of this session. There are two infinitely long straight current carrying conductors and they are held at right angles to each other. So basically आपके सामने ये सिचुएशन है, ये आपको एक सेमी इन्फाइनाइट हो गया, यहाँ से दोबारा से एक सेमी इन्फाइनाइट हो गया, इसमें भी करंट आई है, इसमें भी करंट आई है, और इस P पॉइंट पे हमसे टोटल फील्ड पूछ रहा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये मैथमेटिकल थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, बाकी कॉन्सेप्ट ईजी है। अच्छा है, अब अगर हम लोग इस वाले वायर की बात करें, इसको वायर 1 बोल देते हैं, इसको वायर 2 बोल देते हैं, तो P पॉइंट पे जो आपको फील्ड होगा ना, वो आपको वायर 1 और वायर 2 का समीशन होने वाला है, क्योंकि 1 के वजह से भी इनटू द प्लेन होगा और 2 के वजह से भी P पॉइंट पे इनटू द प्लेन ही है। सो दिस B1 इज गोइंग टू बी हाउ मच, फॉर्मूला लगाएंगे अपने कौन सा वाला, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सो ये आपको हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ना यहाँ पे ये जो डी है ना, वो ये वाली लेंथ है विच इज़ योर वाई। सो ये वाई हो जाएगा, ब्रैकेट साइन थीटा 1, तो यहाँ पे ये वाला थीटा 1 के साथ लिखोगे, सो साइन थीटा 1 प्लस, और ये वाला जो एंगल होगा, यानी कि ये आपको अगर इन्फिनिटी पे कहीं पे मीट करेगा, सो ये एंगल आपको 90 डिग्रीज आने वाली है। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे साइन 90 डिग्री विच इज़ सिंपली 1 प्लस B2 क्या हो जाएगा, तो ये वाला लेंथ x है, तो इसको यूज़ करेंगे, सो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई x, दिस इज ब्रैकेट साइन थीटा 2, तो आप लिख दोगे साइन थीटा 2, और वो जो दूसरा वाला एंगल है वो आपको 90 डिग्री ही यूज़ करना पड़ेगा, सो साइन 90 डिग्री इज़ नथिंग बट योर 1, राइट। अब यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स खेलना है, तो आप यहाँ पे म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई जो है वो कॉमन थोड़ा सा ले लो, सो ब्रैकेट यहाँ पे y आपका अंदर जाने वाला है, तो आप इसको लिखोगे साइन थीटा 1 बाई वाई। आप यहाँ पे इसको क्या लिखोगे, यू आर गोइंग टू राइट इट एज साइन थीटा 1 अपॉन वाई प्लस 1 बाई वाई, प्लस यहाँ पे आप लिखोगे साइन थीटा 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स। अब साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 की वैल्यू को अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ये जो आपका OP है, ये OP कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, इसको यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए, सो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ब्रैकेट साइन थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये जो P है वो आपको इस केस में x होगा, सो x अपॉन दिस वन, सो x अपॉन ये y तो आपका ही अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई प्लस साइन थीटा 2। सो इस केस में आपका जो साइन थीटा 2 है वो आपको अगेन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब ये वाला आपका होगा उस केस में परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा 2 में आप लिखोगे y अपॉन ये x तो आपका था ही अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको LCM लेना है, देखिएगा ध्यान से, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ब्रैकेट इस वाले को और इस वाले को हमको आपस में ऐड करना होगा। सो यहाँ पे आप जब LCM लोगे ना, तो LCM आपको होने वाला है एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस, अब इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को आपस में ऐड करना है, सो 1 बाई वाई प्लस 1 बाई एक्स इज गोइंग टू बी योर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई। सिंपल हो गया। अब तो इसको इसके साथ कट करोगे तो न्यूमरेटर में आपका पहुंच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे से एक्स वाई को कॉमन लेके बाहर ले जाएंगे तो ये आपको हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई एक्स वाई, और ब्रैकेट में आपका बचने वाला है सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट प्लस ये वाला एक्स प्लस वाई,
x plus y, and this makes your option number 1 looks at as a correct answer. ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आया है एंड यू हैव रियली अंडरस्टूड the entire thing. And if you're liking it, then do subscribe to the channel, hit that bell icon, like the video, and we shall be meeting in more such videos. Take care and bye bye.